हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं क्यों रो पड़े विष्णु जैन, हरिशंकर इंटरव्यू ऑन राम मंदिर मथुरा एंड ज्ञानवापी। तो ये इसका हमने फर्स्ट पार्ट किया है और मेरे ख्याल से अब किस चैनल में वो गया है मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप देख लेना। इंडियन अमेरिकन रिएक्शन में है कि गजब में है। बहुत अच्छा इंटरव्यू है, आंखें खुल रही हैं हमारी कि कितना स्ट्रगल था, ये आसान काम नहीं था। वो उनकी बातें सुन के आपको पता चलेगा कि कितना कष्ट उन्होंने एज अ परिवार झेला है और कितना मतलब इतना उनमें मतलब वो थी ताकत और हिम्मत, भगवान की कह सकते हो पावर या प्रोटेक्शन थी, जिस वजह से वो हर चीज में भी डटे रहे और उन्होंने ये करके दिखाया है। तो आगे देखते हैं अभी आगे वो हमारे साथ क्या क्या शेयर करते हैं। मेरे रिकमेंडेशन पे जरूर देखना। हर एक हिंदू को, मैं तो कहती हूँ हर एक बंदे को देखना चाहिए ताकि उनकी आंखें खुलें कि न्याय की लड़ाई कितनी मुश्किल, कितनी कठिन होती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देके स्टे लिया कि हमको गिरफ्तार न किया इलाहाबाद जाए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया मिस्टर हरिशंकर जैन शैल नेवर बी अरेस्टेड, शैल नॉट बी अरेस्टेड। शैल नॉट बी अरेस्टेड। अच्छा, ये तो उसको करना पड़ा, सब झेलता रहा। और एक जमाना था मुलायम सिंह ने एक फोर्स बनाई थी, शांति सुरक्षा बल, उसमें 50% हिंदू रहेंगे, 50% मुस्लिम रहेंगे। उसको रुकवा दिया एडिट करके, उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टीचर्स सबको रुकवाया। तो पूरी गवर्नमेंट तिलमिला गई थी कि एक आदमी है जो हमारे पीछे लगा हुआ है। और मैंने ये नहीं किया था, मैंने विश्व हिंदू अधिवक्ता संघ बनाया था, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था। तो हमको वहाँ लोग कहते थे सनकी है, पागल है, कई वकील हिंदू मुस्लिम होता है, और जिधर निकलता था गालियाँ पड़ती थी। पर यह एक दौर था वो, तो हमें गालियाँ खाली में कोर्ट में नहीं पड़ती थी, वकीलों से बनती थी। जो जज भी थे वो भी कमेंट करते थे उस समय हमारे, जो कर सकते थे। मुस्लिम जजेज भी थोड़ा समझी रहे कि क्या कर सकते थे। और उसके बाद सबसे बड़ा नातेदार, रिश्तेदार जो मिलने वाले सब समझते थे कि आदमी अछूत है, ये अगर इसमें परछाई पड़ गई तो हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को आक्रमण हो जाए, कोई बात हो जाए। तो मुझसे सब लोग दूर दूर रहते थे, सब लोग। तो उस तिरस्कार को सहा है, उस तिरस्कार को। माय गॉड। अब प्यार, आपको इंटरेस्टिंग घटना बताना चाहता हूँ। जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद, तथाकथित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तो उसी दिन मेरी दादी जी का देहांत हो गया। उससे ठीक 13वीं करके 13 दिन बाद 20 दिसंबर 1992 को पिताजी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका डाली और ये कहा भगवान राम, ये पहली बार हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में आर्गुमेंट लिया गया कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे है और इनके दर्शन करना सारे लोगों का फंडामेंटल राइट है, दर्शन वहां पे ना रोका जाए। उस समय का दौर बता रहा हूँ, जाड़े का दिन होता था और पिताजी रिक्शे से जाते थे अपने घर विरामखंड 3/125 विरामखंड गोमती नगर हमारा घर था। वहां से कोई साधन या कोई इतनी हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो हाईकोर्ट जाते थे अकेले निहत्ते और अपनी फाइल और बोझा ढोके, और लखनऊ हाईकोर्ट में इसकी स्पेशल हियरिंग होती थी। कोहरे का दिन होता था और पूरी कोर्ट, कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती थी उस समय, पूरी कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों से भरी रहती थी। और उनके बीच जाके एक अकेला आदमी दहाड़ता था। 10 दिन की लगातार हियरिंग हुई। 1 दिसंबर 1993 को जस्टिस हरिनाथ तिलहरी, 1 जनवरी 1993 को जस्टिस हरिनाथ तिलहरी ने फैसला दिया और ये कहा कि वहां पे दर्शन तुरंत खोले जाएं और भगवान राम संवैधानिक पुरुष है और इनके दर्शन नहीं रोके जा सकते। यह ऐतिहासिक फैसला आया और यही नहीं हुआ, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ये ऑर्डर उन्होंने कर दिया तो उन्होंने देखा कि आज अगर जैन साहब कोर्ट से बाहर जाएंगे तो ही विल बी मैसेकर्ड। तो उन्होंने पिताजी को अपने चैम्बर में बुलाया, आप बाहर कहाँ जा रहे हैं, आपको ये लोग छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अपनी गाड़ी से हजरतगंज चौराहे पे हनुमान मंदिर के सामने पिताजी को छोड़ा और कहा आप यहाँ से सेफली घर जाओ। ये दौर देखा है। तो आज ये सिर्फ आज की स्ट्रगल नहीं है। या आप पे कभी कोई हमला भी हुआ है? नहीं, ऊपर वाली की बात नहीं रही। प्रभु की सेवा कर रहे थे तो प्रभु ने बचा के रखा है। मैंने आतंकवादी छोड़े थे तब अखिलेश गवर्नमेंट ने 19 आतंकवादी जो संगठन मोर्चा मंदिर और इसके थे, उसके खिलाफ भी मैंने केस किया था। तो अखिलेश गवर्नमेंट पूरी परेशान हो गई थी। मैं 14 साल से स्टैंडिंग काउंसिल था यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस बोर्ड का। तो जैसे ही केस किया तो अखिलेश ने खुजवाया कि कहाँ के वकील है, इनको किया जाए। तो मिला कि यहाँ के वकील है।
मुझे तुरंत नेक्स्ट डे लेटर आया कि तू हटाया जाता है। तो मैं कहा ले जा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या रखा है। कमाल की बात है। अच्छा, मैं एक चीज और गौर कर रहा हूँ कि आपकी उम्र 67, मेरी 70 है इसमें। 70 और आपकी 38। लेकिन पिताजी की याददाश्त आपसे ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि आप कई बार डेट में गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन ये आपको सही कर दे रहे हैं, तो ये भी है। लेकिन अच्छा, थोड़ा सा मैं अभी और उस पर आऊँ। आप दोनों का रिलेशन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। और क्या उस बॉन्ड में क्या दो वकीलों की कभी लड़ाई भी होती है? क्या होता है आपके बीच जब चर्चा होती है इसको लेके, तो क्या होता है? और चलती किसकी है, पिता की, पुत्र की, किसकी? देखिए, हमारे यहाँ रोज 10 से लेके 12 बजे रात तक पार्लियामेंट का ग्रुप रहता है। पार्लियामेंट मतलब जिसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है, हीटेड आर्गूमेंट होते हैं, बाइकाट भी होता है, सब कुछ होता है। क्योंकि हमारा पूरा की फ्री टॉक होगी, वो फ्री टॉक होता, कोई बुरा नहीं बनता। आर्गुमेंट में ये भी अपनी चिल्लाते हैं, मैं अपनी चिल्लाता हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होती है। वहाँ जज कौन होता है? फैक्ट्स। फिर जो जिसको लास्ट फैक्ट से डाउन कर ले, उसी की बात मानी जाती है। वही पूरा ज्यादातर कौन जीतता है? ज्यादा यही जीतते हैं। नहीं तो ये पिता के लिए गर्व की बात है, बेटा इतना तैयार हो गया है जी हाँ, कि वो आपके इतने अनुभवी। नहीं, मुझे खुशी है कि विष्णु जी ने हमको वचन दिया। हमने कहा इसमें अयोध्या केस में आए, ये एडवोकेट रिकॉर्ड होने के बाद पहला मुकदमा इसी में दाखिल किया, अयोध्या केस में, सुप्रीम कोर्ट में, विवाद का पहला मुकदमा। तब मैं कहा तो परिवार समझ लो, ये रास्ता कांटों भरा है, क्या संघर्ष कर पाओगे इसी तरह? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे संघर्ष की पहली शर्त है, किसी से पैसा नहीं लेना है, किसी की सिफारिश नहीं सुननी है, और किसी की कहानी मानना है। ये हमारे मूल मंत्र है। अगर इन सबको फॉलो कर पाओ, दबाव की राजनीति नहीं रखनी है, और इसको मिसयूज नहीं करना है। इस काम को ये नहीं कि बायोडाटा बना टिकट लेने चले गए या हमको फला कर दिया, ये सब नहीं करना है। ये कर पाओ तब आओ। उन्होंने कहा पिताजी अब बिल्कुल दादा कीजिए, जैसे आप उससे ज़्यादा कट्टर रहूँगा। तो आप लोगों का घर कैसे चलता है? पैसा वैसा ज्यादा लेते नहीं है, सब पैसा लगा रहे हैं सनातन की लड़ाई में, घर कैसे चलाते हैं? हम लोग प्रोफेशनल काम भी करते हैं। अच्छा। और जो प्रोफेशनल काम से जो अर्निंग होती है वो सब हम लोग इसी काम में लगा इनके देते पास हैं। जाओ। मतलब बेसिकली जब मैं सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ लॉबीज में, तो लोग कहते हैं कि भाई जून जुलाई की छुट्टी में आप कौन सी फॉरेन कंट्री जा रहे हो? मैं कहता हूँ फॉरेन कंट्री नहीं जा रहा हूँ, मैं वाराणसी, काशी के जो लोकल अपने मुकदमे हैं उसको मैं देख रहा हूँ। तो हम लोगों का कुछ मतलब जो भी प्रोफेशनल साइड पे हम अर्न करते हैं, हर एक चीज़ ओपन है और उसको हम इस धर्म के काम के लिए लगा देते हैं। और साथ ही साथ हमने कोई ना ट्रस्ट खोला हुआ है, ना हमारी कोई ऐसा संगठन है जिसके थ्रू हम कोई फंडिंग ले या कोई फंडिंग के या फंड रेजिंग की कोई एक्सरसाइज करें। पिताजी ने आज तक 47 इयर्स के लीगल करियर में किसी से 1 रुपया नहीं मांगा इस काम करने के लिए। अपनी जो हमारी मतलब संसाधन है, शक्ति है, उसके हिसाब से करते रहे, और उसी तरह से जो मेरी शक्ति है, संसाधन है, उस हिसाब से हम करते रहते हैं। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये तो ईश्वर की मर्जी है। पर हमने किसी से, समाज से, कोई आदमी, समाज का एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि विष्णु शंकर जैन ने हमसे रुपए मांगे हों इस तरह के काम करने के लिए, या बैंक अकाउंट भेजा हो या कुछ किया हो। सब कुछ हमने अपना, क्या कहते हैं, अपने जो जितना अपनी शक्ति है घर से पैसा लगा के जो भी हम कर सकते हैं वो हम। सर एक बात और बताइए, ये जो अयोध्या में अब राम मंदिर बन रहा है, इसके संघर्ष के 2 हिस्से हैं। एक जो पॉलिटिकल पार्टीज, कार सेवकों और हिंदू और सनातनियों ने किए, वो एक हिस्सा कुछ हद तक लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो हम अपने प्रयास से उनको बताने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन एक लड़ाई जो है वो कोर्ट में भी चली है जी। आप उसको बेहतर बता सकते हैं कि आज जो राम मंदिर बन रहा है और उसकी जो कानूनी लड़ाई रही है, उसमें कितना संघर्ष रहा है और उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स रहे जब लगा कि कहीं मामला हाथ से ना निकल जाए? देखिए, सौभाग्य की बात यह है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था कि 1989 में जैसे ही केस आया हाई कोर्ट, मैं उस 89 से जुड़ गया हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट जुड़ने के बाद जितनी स्टेजेस थी, एक एक को सबको देखने का मुझे सौभाग्य मिला। पूरे 5 साल वकील थे, मैं अकेला नहीं था, 5 साल वकील थे, और एक से एक धुरंधर वकील थे। सब ने अपना अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। और खुशी है कि हम लोग में तारतम्य तालमेल बहुत अच्छा था। एक मामला ये भी आया था एक ज़माने में, आपको बता दूं, थोड़ा विषांतर होगा, माफ़ कीजिएगा मुझे। जो रफ़त आलम साहब इस बिज को हेड कर रहे थे, तो उनके सगे
उनके भाई के साड़ू, क्या नाम होगा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के शहाबुद्दीन साहब, सैयद शहाबुद्दीन साहब उनके सगे रिश्तेदार। तो मैंने एप्लीकेशन दे दिया कि साहब ये जो है आप इसको ना सुनिए कि बाबरी मस्जिद कमेटी के जो कन्वीनर है वो आपके फला फला रिश्तेदार है। तो अफिडेविट दिया मैंने अपना, वो तो बात तो सही थी, बात तो काट नहीं पाए। पर उसका नतीजा ये हुआ कि मुझसे बहुत क्रुद्ध हो गए, और बल्कि बेंच क्रुद्ध हो गई, कुछ तो दिखाने को क्रुद्ध हो गए, दिखाने लगे कि हम चूँकि जज साहब हैं तो हम उनके बड़े खैरख्वाह हैं। मतलब किसी वकील की अयोध्या कैसे हिम्मत नहीं पड़ी कहने की कि हाँ साहब सही, आप मत सुनिए। और वही राजीव धवन ने जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जज की बेंच बैठी थी तो जस्टिस यूजू ललित को कह दिया था आप ये केस ना सुनिए, और उसके बाद बेंच बदली। वहाँ हिंदू वकीलों में ये क्षमता नहीं है कहने की कि हम साथ देना सही बात है। और जब उन्होंने एप्लीकेशन कहा कि सब लिखा आर्डर में कि किसी को हमसे कोई आपत्ति नहीं है इसलिए मैं केस सुनूंगा, और पर उसका नतीजा ये हुआ कि जब तक वो रहे और जब जब मेरा केस वहाँ लगा तो जो भी हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। परंतु अगर सत्य है तो सत्य को तो कहना चाहिए। बोलो, बताओ, कोई बुरी गलत में कोई गाली तो नहीं दे रहा हूँ, मैं जज के उसके खिलाफ कहना सत्य है कि आप उनके रिश्तेदार हैं, आप इसको मत सुनो। बिल्कुल, तो ऐसे खुद ही अपना फटना चाहिए था। मैं ये कह रहा था कि सबसे मतलब जो एक इंटरेस्टिंग बात कह सकते हैं कि एक ऑनरेबल जज जैसे कि अभी आपने बताया वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वो रिलेटिव हैं, और उसके बाद आप उस केस को सुन रहे हैं और ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है और ये पूरा देश चुप है, सुना नहीं जा रहा है बात को। ये तो अब बहुत इतिहास गुजर चुका है तो उस चीज को देखा जा रहा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना बताना चाहता हूँ जो मुझे लगा कि वन ऑफ द बेस्ट केसेस जो इनके थे इसी राम मंदिर के दौरान 1986 में जो जस्टिस के.एम. पांडे हैं उन्होंने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। इस आदेश देने से जस्टिस के.एम. पांडे से उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव साहब बहुत नाराज थे, और सिर्फ नाराज ही नहीं थे, उनका प्रमोशन ड्यू था, वो डिस्ट्रिक्ट जज थे फैजाबाद के, उनका प्रमोशन ड्यू था एज इलाहाबाद हाईकोर्ट जज। उस समय की प्रक्रिया ये थी कि जब कोई ऑनरेबल जज का प्रमोशन होना होता था लोअर जुडिशरी से हाईकोर्ट में तो फाइल 2 जगह जाती थी, एक चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने और एक स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट अगर उसमें आपत्ति कर देता था तो प्रमोशन रुक जाता था, और वो जो सीक्रेट नोट था मुलायम सिंह यादव का, वो सीक्रेट नोट इनको मिल गया था। अच्छा, तो उसमें क्या था? उसमें यह था कि जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ही निर्भीक और ईमानदार न्यायाधीश हैं। हूबहू बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ कि जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ही निर्भीक और ईमानदार न्यायाधीश हैं, पर चूंकि इन्होंने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया है मैं इनके नाम की संस्तुति नहीं करता। ये मुलायम सिंह ने लिखा था एज चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड। और मैंने ये एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया अपने दस्तखत से, अपना एफिडेविट, और कोर्ट को ताजुब हुआ कि सीक्रेट आया कहाँ से। तो उन्होंने कहा कि आप जैन साहब आज जेल जाएंगे, कोर्ट ने कहा, और आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया। तो पिताजी ने कहा कि मुझे जेल जाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे जरूर जेल भेजिए, पर जेल भेजेंगे तो दिक्कत आज मेरे सामने नहीं, मैं तो तैयार होके आया हूँ कि मैं जेल जाऊंगा, दिक्कत आपके सामने कि आप मुझे जेल किस गुनाह में भेजेंगे, क्या मतलब हम समझे नहीं। तो उन्होंने कहा अगर मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया तो आपको लिखना पड़ेगा कि मुलायम सिंह यादव ने ऐसा लिखा है और उसके बाद आप मुझे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अंदर कर दीजिए, या तो ये मेरा एफिडेविट झूठा है या तो ऑफिशियल। तो आप ये तय कर लीजिए कि पहले आप मेरे झूठे एफिडेविट में भेजेंगे कि एफिडेविट को सच मान के मुझे भेजेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे एफिडेविट को सच मान के मुझे जेल भेज दीजिए। और उसके बाद फिर कुछ नहीं। उसके बाद रिट एडमिट हुई और 3 महीने बाद सरकार ने नोटिस गई सबको, और उसके बाद पांडे का प्रमोशन हो गए, और उसके बाद पिताजी कभी उनकी कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। मैं कभी अपीयर नहीं हुआ। क्यों? अच्छा ये बताइए, अभी आप लोगों ने तो चूंकि इतना पॉलिटिक्स करीब से देखा है इस केस को लेकर, आज बहुत सारे लोग नाराज हैं कि मोदी क्रेडिट ले रहे हैं, मोदी जो है वो हाईजैक कर रहे हैं मुद्दे को। क्या आपको लगता है जो ये आरोप लगा रहे हैं वो वाकई ईमानदारी से अंदर झांकें तो वो ये आरोप लगाने की स्थिति में हैं? उन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया या हिंदुओं के लिए क्या किया? देखिए ऐसा है, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। मैं पूछता हूँ पहली बात, कहते हैं साहब ये राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, क्यों ना बनाया जाए? जब देश में एक एक चीज़ राजनीति हो रही है, जब मुस्लिम वोट के नाम पर वोट मांगा जाता है तो हमारे वो कहते हैं ना कि हमारी मांगे नहीं पूरी, हमारा शोषण हो रहा है, हमारी हालत ख़राब है,
मुस्लिम राजनीति होती है, मुस्लिम वोट बैंक होता है, तो आज हिंदू की भी अपनी समस्या है। हमारी समस्या है कि जो मंदिर तोड़े गए थे पुरातन काल में वो वापस आवे, वसीबर समाप्त हो, वफेयर समाप्त हो, तो किस मंच पर कहेंगे? तो हिंदू उसको मांगता है, कहता है। अब रही बात मोदी जी की, तो भाई ऐसा एक बात तो मानना पड़ेगा, चाहे इसको कोई सही माने गलत माने, एक ही लाइन कहूँगा, उसके आगे कह नहीं सकता हूँ कि सौभाग्य था देश का कि जो जजमेंट हुआ तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और मोदी जी गवर्नमेंट ना आती तो मुझे उम्मीद है फैसला शायद न होता। देखा, तो मोदी क्रेडिट लेने तो बुरा क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, मोदी जी हिंदू वोट पर आए, हर आदमी को मालूम है आज हिंदू वोट मोदी जी के साथ है, होना भी चाहिए। हिंदुओं की वो आत्मा में बस गए, तो अगर क्रेडिट क्यों नहीं जाएगी? अगर एक आदमी ने काम किया है, आपको याद होगा अडवाणी जी के रथ में भी मोदी साथ में थे, उनकी फोटो है। तो जिस आदमी एचएम से उस समय से जुड़ा हुआ है, सीपीजी मिनिस्टर पहले जुड़ा हुआ है और सेवा कर रहा है, तो अगर आज ऐसा क्षण आया है, गौरव का क्षण आया है, तो और जनता का प्रतिनिधि है, लोकतंत्र है, तो उनको बिल्कुल ज्यादा। और एक वक्त लोगों ने वो सरकार भी देखी है जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, और अगर एक सरकार है जो मजबूती से ऐसे वकील खड़े कर रही है जो उस पर सवाल खड़े ना करें, तो उसका भी तो क्रेडिट है ना। जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ना आते तो शायद ये फैसला नहीं आता, उसका तात्पर्य आप कहिए कि भाई वो वकील ना होते और सरकार स्टैंड ना लेती। एक और बता दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सन 92 में सारी बीजेपी गवर्नमेंट इसलिए बर्खास्त की गई थी, राजनीति तो हुई इस पर, ऐसे बर्खास्त की गई थी बोमई साहब के केस में। 7-8 गवर्नमेंट जितनी स्टेट गवर्नमेंट थी कि उन्होंने सेकुलरवाद का नुकसान किया है, और चूंकि यही सब अयोध्या के फेवर में इसलिए किया जाए, तो अगर हमने कुर्बानी दी है तो आज माला भी पहनेंगे, क्या दिक्कत है? हमने जैसे अभी आपको बताया कि मैंने अपमान सहा है, तो आज मान भी सहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया इस वीडियो को जगह जगह शेयर करो, हर एक को पता चलना चाहिए सच्चाई। इतना मतलब फ्रैंकली धाकड़ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हिम्मत है उनमें, उन्होंने देखी है स्ट्रगल यार, देखो कितना कितना कुछ झेला है इन्होंने। और मोदी जी का उन्होंने साफ बोला कि आप जब यात्रा देखते हो तो मोदी जी तब से इस लड़ाई में हैं, और हम लोग किस लड़ाई में हैं? इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं हम तब से। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मोदी जी नहीं होते तो ये नहीं जीतते। उसका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था कि अगर मोदी जी नहीं होते तो ये इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतने बेटर लॉयर्स नहीं होते, इतनी बेटर रिसर्च नहीं होती, टालते जाते, पता नहीं ये मतलब जो गंदे मिनिस्टर्स हैं ये अपना कोई अंदर से कुछ लफड़े कर देते हैं। काम भी जो उन्होंने किया है मोदी जी की वजह से और बढ़िया हुआ है, और सच्चाई से हुआ है, और लॉयर लो, और रिसर्च करो, और बेटर तर करो, तो जितना भी काम है बेटर हुआ है बिकॉज ऑफ मोदी जी, उससे जीत गए। नहीं, और मैं तो कहूँगी इन दोनों को जितना भी हम थैंक करें कम है, हमें नहीं भूलना चाहिए इनकी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। और इनको मतलब इनको देखो कोई इन्होंने पैसा वैसा नहीं लिया, कुछ नहीं, खुद अपने उस पे कर रहे हैं। और वैसे लॉयर्स देखो तो इतने वो होते हैं मनी माइंडेड, कितना एक एक केस का पता नहीं लाखों कर वो मांग के करते हैं। और इन्होंने देखो ये सारा काम अपनी श्रद्धा से, अपने मन से किया है। तो हम लोग इंडियंस का ये बनता है कि कोई भी केस हो, बड़ा केस हो, इनके पास जाना चाहिए। इतने ग्रेट लॉयर्स हैं जिन्होंने इतना सबसे डिफिकल्ट केस जो है वो जिताया है। लोग अब आप लोगों की, हम इंडियन की ये होती है कि भैया हमारी ये कर्तव्य है कि इनके पास जाएं। और कोई लॉयर बनना चाहता है, अच्छा लॉयर बनना चाहता है, तो इनको अपना गुरु बनाएं, इनको कहो कि हमें आपके अंडर करना है, आप हमें गाइड करो। इनको इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए पूरे इंडिया में कि भैया शान से ये भी कहें कि इतना जो इनको देखने को मिला है, अब उनको उतनी ही रिस्पेक्ट, उसका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा बता रहे हैं यार, बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।